नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम में एक बेहद अहम मसले के साथ आपके सामने हूँ। हाल में संपन्न हुए संसद के विशेष सत्र में एक ऐसा बिल पेश किया जाना था जिस पर न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े तमाम लोगों की नजरें थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 की। इस विधेयक के कुछ प्रावधानों से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन आशंकाएं भी उतनी ही। दरअसल इस बिल के जरिए सरकार कोर्ट के तथाकथित दलालों पर लगाम लगाने की तैयारी में दिखी। सरकार का ये मानना था कि वकीलों के अंदर कई दलाल भी हैं, लेकिन क्या इस पहल के पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा भी है? ये सवाल सभी को सता रहा है। आज हम इस विधेयक के हिडन एजेंडे को समझने की कोशिश करेंगे, इससे जुड़ी तमाम आशंकाओं को भी परखेंगे और इस विधेयक की अच्छाइयों पर भी नजर डालेंगे। न्यायपालिका और जनता के बीच सीधा रिश्ता होता है, ये हम सभी जानते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ अपने हक के लिए गुहार लगा सकता है। अदालत सबकी सुनती है और निष्पक्ष न्याय देती है और इसलिए अदालत को न्याय का मंदिर कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर की पवित्रता तब धूमिल होने लगती है जब गैर कानूनी कार्य भी होने लगते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कोर्ट में मौजूद दलालों की, जिसकी चिंता जताई गई है। अंग्रेजी में बोलचाल की भाषा में इन्हें टाउट या कोर्ट बर्ड भी कहा जाता है। ये बिचौलिए होते हैं जो कानून की पहुंच को बेचते हैं। न्याय की खातिर दूर दराज से आए लोगों को वो सही वकील तक पहुंचाने का वादा करते हैं, जजों को प्रभावित करके फैसलों को अपने पक्ष में लिखवाने का दावा करते हैं और कुछ वकीलों को क्लाइंट मुहैया कराते हैं। इस दौरान वे अपना कमीशन ले लेते हैं। इन हालातों में जनता तो ठगी जाती ही है, न्यायपालिका की छवि भी इनसे जबरदस्त धूमिल होती है। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पहले ही 13 अगस्त को राज्यसभा से पारित कर दिया गया था और अब इसे लोकसभा से पारित करना था, लेकिन महिला विधेयक पारित होते होते सदन को साइनेडाइज करना पड़ा और अब ये विधेयक अगले सत्र में पेश हो सकता है। प्रस्तावित कानून का मकसद है एक ही एक्ट से कानूनी पेशे को रेगुलेट करना और दलालों के खिलाफ कार्रवाई करना, लेकिन इसके पीछे कई सवाल उठने लगे हैं कि दलालों के नाम पर कहीं सरकार वकीलों के अधिकार को, वकीलों की स्वतंत्रता को अपने जद में तो नहीं लेना चाहती। कई पुराने कानूनी प्रावधान इसमें हटाए जाएंगे जो ब्रिटिश राज के हैं, ऐसा सरकार का दावा है। दरअसल एडवोकेट्स एक्ट अंग्रेजों के जमाने का ही कानून है और अब जब सरकार आउटडेटेड कानूनों को खत्म कर रही है तो आधिकारिक मंशा ये है कि इसी नीति के तहत एडवोकेट्स एक्ट में भी बदलाव कर दिया जाए। इस प्रस्तावित कानून का ध्येय तो काबिले तारीफ है, लेकिन सवाल उठने लाजमी है। विधेयक के मुताबिक प्रशासन दलालों को सूचीबद्ध करने की पहल कर सकता है और वह अधीनस्थ अदालतों को जांच करवाने का निर्देश दे सकता है। आरोपी का नाम सार्वजनिक सूची में दिया जाएगा। जांच के बाद आरोपी पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 3 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना या दोनों का ही प्रावधान है। यानी अगर किसी वकील के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो जेल जा सकता है। ऐसे में सरकार के खिलाफ स्टैंड लेने वाले वकील निशाना बन सकते हैं, ऐसा डर दिखाया जा रहा है। वहीं किसी वकील पर भी दलाल होने के आरोप लग सकते हैं और ऐसे में उस वकील की छवि को ताउम्र खराब किया जा सकता है। भले ही जांच के बाद वो निर्दोष साबित हो, पूरी प्रक्रिया की शुरुआत प्रशासन के उच्च अधिकारी जो डीएम के समकक्ष पद पर हो या वही करेंगे। ये किसी से छुपा नहीं कि पीएम, सीएम और डीएम की कड़ी आज भी मजबूत है और केंद्र की मंशा को निचले स्तर तक पहुंचाती है। ये केंद्रीय विधेयक राज्य सरकारें अपने हिसाब से अपने अपने राज्य में इसी तर्ज पर कानून ला सकती हैं। उत्तर प्रदेश ने विधेयक पर मंथन के लिए एक कमेटी गठित की है। कई और राज्यों में भी ये पहल हो सकती है। यहाँ पर बदलाव और मॉडरेशन की गुंजाइश भी है। एक बात और, प्रस्तावित कानून में बार काउंसिल की भूमिका कम कर दी गई है। कम से कम पहली नजर में अगर देखें तो यही लगता है कि अब बार काउंसिल की जो एक तरह से सर्वोपरि भूमिका थी अधिवक्ताओं के मद्देनजर, वो सिकुड़ गई है। जब कोई वकील दलाली का दोषी साबित हो जाएगा तब बार महज उसका लाइसेंस रद्द कर सकता था या फिर कोई और कार्रवाई कर सकता है। बार काउंसिल न सिर्फ वकीलों के लिए कामकाज के दिशा निर्देश तय करता आया है, बल्कि
नैतिक मानदंड भी तय करता आया है। उसके पास उन वकीलों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान भी हैं जो अनैतिक कार्य में लिप्त होते हैं। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था की क्या जरूरत थी, ये भी सवाल है। क्या बार काउंसिल के हाथ मजबूत नहीं किए जा सकते थे? सवाल कई हैं। आज की चर्चा में हम सभी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कानून के विशेषज्ञ, साथ में बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के देश भर में नुमाइंदे अपनी बेबाक राय देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और अपने मेहमानों से मैं आपको रूबरू कराऊं, इसके पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। कानूनी कार्यों में गैर कानूनी गतिविधियों पर अब लगाम लगेगी। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 के जरिए सरकार कानूनी पेशे में सक्रिय दलालों पर सख्त कार्रवाई का एक्शन प्लान बना चुकी है। राज्यसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कानूनी पेशा एक महान पेशा है और गैर कानूनी प्रथाओं से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। देखिए, एक टाउट्स की एक प्रोविजन है सेक्शन 36 में, तो उसमें हम एडवोकेट अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। उसमें उस प्रावधान को हम रख रहे हैं, क्योंकि कचहरी में, कोर्ट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जजों को भी प्रभावित करते हैं, वकीलों को भी प्रभावित करते हैं, लिटिगेंट को भी प्रभावित करते हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। विधेयक में प्रावधान है कि हर उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी जो कि जिला कलेक्टर के पद से नीचे नहीं हो, वो दलालों की सूची बना और प्रकाशित कर सकते हैं। दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी अधीनस्थ अदालतों को दलाल होने के संदिग्ध व्यक्तियों के आचरण की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। एक बार जब ऐसा व्यक्ति दलाल साबित हो जाता है तो उसका नाम प्राधिकारी द्वारा दलालों की सूची में शामिल किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके शामिल किए जाने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर प्राप्त किए बिना ऐसी सूचियों में शामिल नहीं किया जाएगा। जांच के बाद किसी भी व्यक्ति के दलाल साबित होने पर उसे अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दलाल को 3 महीने तक की कैद, 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब आइए समझते हैं कि दलाल कौन होता है। टाउट या दलाल एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो किसी भुगतान के बदले में कानूनी व्यवसाय में रोजगार की प्राप्ति का प्रस्ताव करता है या प्राप्त करता है, अदालत परिसर और सार्वजनिक स्थलों पर क्लाइंट बनाता है और दूसरे वकीलों को देता है। दलाल ऐसा शख्स है जो जजों, वकीलों और वादियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। अब डर यह है कि शक या आरोप के बिना किसी को दलाल कहा जा सकता है क्या, और जांच के निष्कर्ष के पहले ही उसकी छवि धूमिल की जा सकती है। प्रशासन के जरिए सरकार का न्यायपालिका और अधिवक्ता समुदाय पर शिकंजे की भी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसको किस तरह से लिया जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक अहम पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जस्टिस भंवर सिंह जुड़ रहे हैं, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। पीके मल्होत्रा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय से। बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा साहब जुड़ने के लिए मेरे साथ। इंद्रजीत बधवार, एडिटर इन चीफ इंडिया लीगल के जुड़ रहे हैं, और कुमार मुकेश मानद सचिव हैं दिल्ली बार काउंसिल के, और मुरारी तिवारी चेयरमैन अनुशासनात्मक कमेटी दिल्ली बार काउंसिल से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको पूरे देश के तमाम बार में ले जाऊंगी, बार एसोसिएशन के और तमाम अधिवक्ताओं के पास जिनके अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मल्होत्रा जी से बात करते हैं। मल्होत्रा साहब, जब हम बात कर रहे हैं अधिवक्ता संशोधन विधेयक की, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि कई सवाल भी इसके साथ साथ खड़े हो गए हैं। आखिर खासकर सरकार की मंशा के खिलाफ पूरे विधेयक को किस तरह से आप देखते हैं? पहले भी अधिवक्ता संशोधन एक्ट को लाने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी। अब जो चुनाव का मौसम है, इसलिए शायद वक्त को भी लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये प्रोफेशन के लिए सही है या इसके पीछे की आशंकाएं सचमुच में उसमें बल है?
राजश्री जी, सबसे पहले तो मैं एपीएन चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक इम्पोर्टेंट विषय में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे बुलाया। मैं केवल आपकी आवाज सुन पा रहा हूं, लेकिन स्क्रीन पे ना तो मुझे एंकर नजर आ रहे हैं और ना ही दूसरे पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं। एनीहाउ आई थिंक दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जी सर, तो मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। हाँ, आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में भी बताया कि एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 जिसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे राज्यसभा ने पास कर दिया और उसके बाद में अभी ये लोकसभा में पेंडिंग है और स्पेशल सेशन में हालांकि ऐसी उम्मीद थी कि इस पर विचार होगा, लेकिन विचार नहीं हुआ। और जिस तरह की एप्रीहेंशन एक्सप्रेस की जा रही है और जो बात आप कहने जा रहे हैं, मैं समझता हूं मैं उससे थोड़ा सा डिफर करूंगा। 1961 का जो एडवोकेट एक्ट है उसके आने से पहले हमारे देश में जो कानून की व्यवस्था थी या एडवोकेट का रेगुलेशन था, कंडक्ट का रेगुलेशन था, वो अलग अलग कानूनों के द्वारा किया जाता था, जिसमें बॉम्बे प्लीडर एक्ट ऑफ 1920, इंडियन बार काउंसिल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे प्रावधान थे जो किए जाते थे। और जैसा कि आपने अभी कहा, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1879 वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट विच वाज डीलिंग विद द लीगल प्रोफेशन। और ये जो अभी अमेंडमेंट लाया गया है एडवोकेट एक्ट में, जो धारा 45A जोड़ी जा रही है, ये कुछ भी नहीं है, ये बल्कि जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 था, जिसका सेक्शन 36 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता था कि जो टाउट्स होंगे कोर्ट में, और टाउट की परिभाषा आपके जो आपने प्रेजेंटेशन दिया उसमें आपने ऑलरेडी दी है। टाउट्स का कोई भी काम जुडिशियल फंक्शनिंग में या कोर्ट की फंक्शनिंग में नहीं है, और अगर कोई इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करता है तो उसको 3 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उनकी लिस्ट को भी पब्लिश करने का अधिकार कुछ अधिकारियों को दिया गया था, लेकिन उसको करने से पहले इस तरह के प्रावधान भी थे कि उसको पहले एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अगर वो टाउट का काम कर रहा है तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और अगर वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देता है तो उसको कोर्ट प्रेमिसेस में एंटर करने से डिबार किया जा सकता है जी। तो जो 45A एडवोकेट एक्ट में इंक्लूड किया जा रहा है वो कुछ भी नहीं है, वो सेक्शन 36 ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1879 जिसको रिपील 1961 में नहीं किया गया था और वो स्टैच्यू बुक में है, उसको 1961 के एक्ट में सिर्फ एज इट इज इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, कोई नई बात नहीं लाई जा रही है जी। और उसका एक कारण, जैसा कि कानून मंत्री ने भी कहा, वो ये है कि जो ब्रिटिश पीरियड के कानून हैं, स्वतंत्रता से पहले के कानून हैं, उनको रिपील किया जा रहा है, क्योंकि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट का ये प्रावधान 1879 के एक्ट में था, उसको रिपील करके उसको एज इट इज 1961 के एक्ट में सेक्शन 45A के अंदर डाला जा रहा है। तो ये नया प्रावधान नहीं है। हालांकि ये बात और है कि इसकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं हो रही थी, तो ये कहना कि कोई नया कानून लाया जा रहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कानून ऑलरेडी था लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। लेकिन अगर एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट करके इस तरह का प्रावधान ला जा रहा था और इस तरह की प्रैक्टिसेस कोर्ट्स में प्रेवेलेंट हैं, तो उसको चेक करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि सरकार इस अपॉर्चुनिटी को बेटर वे में यूज कर सकती थी। और अगर आज भी कोई टाउट यूज कर रहा है, टाउट अगर कार्य कर रहा है, तो जो प्रावधान 1879 के एक्ट में था, 3 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना, मैं समझता हूँ आज की तारीख में वो टोटली इनइफेक्टिव है। उसमें चेंज लाने की जरूरत थी और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कि टाउट कोर्ट में काम ना कर पाए, आई थिंक उसके लिए जो सरकार को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए था और एक बेटर प्रपोजिशन लेके आनी चाहिए जी। और लेकिन इसके जो टाउट्स को लेकर जिस तरह के एक्ट में ये चीजें डाली गई, हालांकि इसको कहा जाता है कि ये पुरानी शराब नई बोतल में डाली जा रही है, लेकिन फिर भी इसको लेकर जो डर है उस पर हम लोग जरूर बात करना चाहेंगे। जस्टिस भंवर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जस्टिस भंवर सिंह, टाउट्स को लेकर आपके क्या अनुभव रहे हैं? कि जाहिर सी बात है कि ये बार बार सरकार ये कह रही है कि इससे जुडिशरी की छवि भी धूमिल हो रही है और वकीलों की भी। आप दोनों ही पक्ष में रह चुके हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की सब चीजों को, व्यवस्था को भी आपने देखा है।
कैसे ये काम करते हैं? अगर मैं अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करूं तो किस तरह से ये काम करते हैं और कितनी गंभीर ये समस्या है कि जिसको लेकर एक्ट में इस तरह का प्रावधान रखने की जरूरत सरकार ने महसूस की है। भले ही प्रावधान पहले भी थे, लेकिन इस तरह से सबके सामने अब इसको एक तरह से ताकतवर प्रावधान के रूप में सबके सामने लेकर सरकार आना चाह रही है। जी, थैंक यू राजश्री जी। ये एक वाकई गंभीर समस्या है। करीब करीब सभी हाई कोर्ट्स में, और जो बड़े बड़े जिले हैं जैसे कानपुर जैसे हैं, लखनऊ जैसे हैं, वहां पर टाउट्स अपना काम करते हैं। और या तो वो एक वकील से अपने क्लाइंट का मुंह मोड़ दूसरे वकील के पास ले जाते हैं ताकि उन वकील से उनको एक अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है। और मेरा तजुर्बा ये भी है कि कुछ टाउट्स तो एम्प्लॉयर्स होते हैं, दे एम्प्लॉय एडवोकेट्स, जो शुरू में नए एडवोकेट्स आते हैं जिनकी वकालत नहीं होती है, वो उनको या तो फिक्स रेम्युनरेशन पर या के रेम्युनरेशन पर एम्प्लॉय कर लेते हैं जी। और वो भेजते हैं, काम असाइन करते हैं। जैसे अपने यहाँ दिल्ली और जहाँ जहाँ हाई कोर्ट्स हैं वहाँ सोलिसिटर्स फर्म्स, तो वो जैसे उनके पास क्लाइंट आता है तो वो किसी एडवोकेट को एंगेज करती हैं, सीनियर एडवोकेट को एंगेज करती हैं और काम इस तरीके से देती हैं, वो जायज है। मगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर तो कुछ ऐसे टाउट्स होते हैं वो वकीलों को उनको एम्प्लॉय कर लेते हैं, जो एक बड़ी गंभीर समस्या है। यानी वो वकीलों के बॉस बन जाते हैं जी। और इसके अलावा जो है, जैसे इलाहाबाद में मेरा तजुर्बा है, कोई भी क्लाइंट जाता है, इनोसेंट क्लाइंट्स होते हैं, खास तौर से गांव की तरफ से जो लोग आते हैं, तो वो बाहर निकल के कहते हैं रिक्शा वाले से, टेम्पू वाले से कि भैया हमें फला एडवोकेट साहब के घर ले चलो। तुरंत कह देते हैं वो वकील साहब तो गोरखपुर गए हैं, उनसे भी एक बड़े वकील के पास मैं ले चलता हूँ। अब गांव के लोग हैं, समझते नहीं हैं, ये समझते हैं कि ये सही कह रहा होगा, उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो उनको दूसरे एडवोकेट के पास ले जाते हैं जी। तो इस गंभीर समस्या का जो है ये साधन निकल सकता है कि इसको एक्ट में पनिशेबल बनाया जाए। और जो मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे वो वाकई 3 महीने का तो अब तक भी था, जो धारा 36 1869 के एक्ट में थी वो आज भी लागू थी और उस पर कभी अमल ही नहीं होता था, ना कोई लिस्ट बनती थी और ना ही कोई प्रकाशित होती थी। तो ये जो है ये बहुत के लिए मेरे ख्याल से सजा बढ़ा के और जुर्माना बढ़ा के ज्यादा कर देनी चाहिए, कम से कम 1 साल की सजा और जुर्माना भी कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए जी। तो इस तरीके से इस समस्या से निपटा जा सकता है। बिल्कुल। और हमारे साथ मुरारी तिवारी भी जुड़े हुए। मुरारी तिवारी, अगर हम लोग समस्या की बात करें और खासकर दलालों की समस्या की बात करें, जैसा कि जस्टिस भंवर सिंह ने भी बोला कि ये काफी गंभीर समस्या हो जाती है जहां वकील एक तरह से उनके वो एम्प्लॉयर से बन जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर ये कानून बनेगा तो इससे इस तरह की समस्या पर प्रभाव पड़ेगा और इस कानून से दलालों पर लगाम लग पाएगा? देखिए, कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी सेक्शन, प्रावधान जब भी बनता है तो वो एक पर्टिकुलर जो ऑफेंस चल रहा होता है या कोई गलत एक्टिविटी चल रही होती है उसको रोकने के लिए बनता है जी। और मुझे लगता है कि इसका असर जरूर पड़ता है और कुछ लोगों में डर होगा कि अगर मेरा नाम उस लिस्ट में आ गया कि जो कोर्ट के परिसर में टंगा मिलेगा और हर जगह आजकल तो सोशल मीडिया है, 2 मिनट में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू सबके दुनिया में लोगों तक पहुंच जाएगा, पूरे वर्ल्ड वाइड पहुंच जाएगा, तो इससे लोग डरेंगे जरूर। मुझे लगता है कि इसका असर होगा, लेकिन इससे पहले भी बार काउंसिल की तरफ से भी या एडवोकेट एक्ट के हिसाब से कभी भी किसी तरह का दलालों को कोई परमिशन नहीं था, कोई अलाउ नहीं किया था हमने कभी किसी तरह का कोई दलाल कोर्ट प्रेमाइसिस में ऑपरेट करे जी।
बिल्कुल। और बदवार सर, आप बोलना चाह रहे थे। बदवार सर, ये पूरे वैसे कहा जाता है कि सरकार की जो हमेशा कोशिश रही है कि न्यायपालिका पर नियंत्रण रहे, जैसा कि भंवर सिंह सर ने भी बोला और ये मल्होत्रा जी बोल रहे थे, मुरारी तिवारी की बात हमने सुनी कि इस तरह की कोशिशों से कुछ हद तक समस्या पर लगाम लगेगा, लेकिन बार काउंसिल भी पहले से थी, उसमें कितना अच्छा हम कर पाएंगे ये भी देखना होगा। लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं कि सरकार इस बहाने ये कोशिश कर रही है कि न्यायपालिका पर नियंत्रण रहे, और अभी वैसा ही कुछ होता दिख रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर इसको हम रखें तो कितना सही इस एक्ट को आप मानेंगे? ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसकी जो सत्ते के लिए जो लालच होती है, पावर के लिए लालच होती है, उसमें ये कभी कभी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और ये नहीं देखते कि इसमें जो प्रोफेशन है, चाहे वो लीगल प्रोफेशन चाहे जर्नलिस्टिक प्रोफेशन, बट इन दिस केस जो लीगल प्रोफेशन है, जो लॉयर्स हैं, जो अभिव्यक्ति करते हैं, उनको ये एक मौका देख के कि ये टाउट्स पे ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को ये लोग शोषण से बचा रहे हैं, उससे क्या होता है कि ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं। अब इसमें आप देखिएगा कि अभी जैसे आपने सुना होगा इसी शो पे कि इसमें देखिए टाउट्स एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी अगर शिकायत दर्ज करेगी तो उधर एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आजकल कौन है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फिर समझिए कि एक कमेटी बनाएगा, और उसमें क्या है कि ये जो कंट्रोल है, जो लॉयर्स जो अनपॉपुलर है सत्ता के साथ, जो आउट ऑफ पॉलिटिकल फेवर लॉयर है, डेंजर इसमें ये है कि चाहे कोई भी पार्टी पावर में हो तो उनके ऊपर इस लॉ के साथ वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको, उस लॉयर को ब्लैकमेल कर देंगे, और या उसकी जो एक समझिए कि लॉसूट या याचिका दर्ज कर देंगे कि ये किसी मैजिस्ट्रेट के सामने आया है, तो मैजिस्ट्रेट को बोल देंगे या जज को बोल देंगे आपको रिक्यूज करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि इसमें एक टाउट की इन्वॉल्वमेंट थी। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, आपके जो लीगल प्रोसीजर्स जो है, जिसमें अभिवक्ता की और अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, उस आजादी पर भी ये लोग शिकंजा बिल्कुल कस सकते हैं। बदवार सर की इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगी जस्टिस भंवर सिंह। इस तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही है कि इसको ये पीछे के दरवाजे से न्यायपालिका और अधिवक्ता समुदाय पर सरकार की पकड़ बढ़ेगी। जब हम टाउट की बात करते हैं तो इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो क्योंकि कोई टाउट की कोई खास तरीके से परिभाषा नहीं है, एक समझ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा करता है उसके पास भी वकालत की डिग्री हो सकती है, हो सकता है कि वो खुद वकील भी हो। अब ऐसे में अगर कोई टाउट घोषित हो जाता है और जिस तरह से इस प्रशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है, जैसे मैंने बार काउंसिल की भी चर्चा किया कि बार काउंसिल पहले भी इस तरह की शिकायतों पे लाइसेंस कैंसिल करने का हक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास था। अब इस तरह के एक्ट के साथ क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पीएम, सीएम, डीएम के जो तार जुड़े हैं वो कहीं न कहीं ये इस बात का इशारा कर रहे हैं कि सरकार अब इस समुदाय पर भी अपना एक चाबुक जरूर रखना चाह रही है? मेरे ख्याल में ऐसा खतरा मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, और उसके लिए एक सॉलिड रीजन ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अलग एक सेपरेट जुरिस्डिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट जज का अलग है। डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट, उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई अंकुश, किसी भी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो इसमें नाम दिया गया है वो मात्र इसलिए दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं जो लैंड रेवेन्यू के केसेस करते हैं, रेवेन्यू एक्ट के केसेस करते हैं, उन कोर्ट्स में भी सीपीसी लागू होता है। तो वो भी कोर्ट्स जो हैं इन्हीं कोर्ट्स की परिभाषा के तहत आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो एक जुरिस्डिक्शन रहेगा टाउट डिक्लेयर करने का, वो केवल उन कोर्ट्स के लिए रहेगा जो उनके अधीन है, और अपने ही अधीन कोर्ट्स को यानी मजिस्ट्रेट्स को जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स को या सब डिविजनल ऑफिसर्स को
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, वो ऐसा आदेश कर सकते हैं कि जांच किया जाए कौन इसमें डाउट है, कौन दलाल है जी। उनके ऐसा कोई अख्तियार इस एक्ट से नहीं मिल रहा है, इस अमेंडमेंट से नहीं मिल रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज के जुरिस्डिक्शन में दखल अंदाजी करें। और हाई कोर्ट में तो उनकी हिम्मत ही नहीं हो सकती। हाई कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट जरा सा जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के इंटरफेयर करेंगे, कंटेम्प्ट में सजा कर देंगे। तो मेरा अपना एक ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अलग लाइन है, उनका रेवेन्यू कोर्ट्स का जो है वो जुरिस्डिक्शन है और वो अपने ही मजिस्ट्रेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं जांच का। और डिस्ट्रिक्ट जज अपने जो अधिकारी हैं, सेशंस जजेस हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, सिविल जजेस हैं, मजिस्ट्रेट्स उनके अंदर हैं, वो उनको आदेश दे सकते हैं जांच का। और जांच के बड़ी फुल प्रूफ जांच है। और नंबर 2 एक और कारण इसका है कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, ना गवर्नमेंट कर पाएगी, वो ये है कि यदि कोई गलत मान लिया जो है टाउट का नाम किसी लिस्ट में रख देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उनके अधीन मजिस्ट्रेट हैं, तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का फाइनल है जी, उसमें तो कोई इंटरफियर कर ही नहीं सकता जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है जी, वो रिट जुरिस्डिक्शन वो अपनी जगह बहुत पावरफुल है। बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ पर यही सवाल है कि अगर एक बार किसी पर इस तरह के दाग लग गए और उसके बाद वो एक कानूनी लड़ाई में वो पड़ गया, उसके बाद जो उसके जिसको कहा जाए वो कंटेम्प्ट किस पर करेगा उसके बाद, या उसकी उसका जो सम्मान है उसकी पुनर्स्थापना कैसे हो पाएगी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मल्होत्रा जी, अब जब यहाँ पर हम बात करें एक सिस्टम की, तो जैसा कि हमने बताया कि इसके पहले भी जब ये एक्ट नहीं था तो भी बार काउंसिल की अगर हम भूमिका को देखें तो बार काउंसिल की भूमिका यही थी कि अगर आप किसी एडवोकेट या किसी तरह की कोई शिकायत आपको मिलती है, आप लिख सकते हैं, बार काउंसिल की कमेटी उसकी जांच करके और उस व्यक्ति का, उस वकील का लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है, उसको प्रैक्टिस से रोका जा सकता है। इसमें बस इतना था कि उसके लिए कोई लिस्ट नहीं निकलती थी, आम पब्लिक के बीच में ये नहीं भेजा जाता था। अब क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस एक्ट के बजाय बार काउंसिल को ही और अधिक मजबूत करने की जरूरत थी, या फिर अगर कुछ इस तरह का एक्ट इनको लाना भी है तो क्या एक समानांतर सिस्टम चलेगा कि बार काउंसिल की कार्रवाई अपनी अलग चलती रहेगी और ये एक्ट के द्वारा जो कमिटीज बनेंगी या जिसको भी अधिकार दिया जाएगा वो सिस्टम अलग चलेगा? 2 समानांतर सिस्टम अब चलेंगे? राजश्री जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक आज के डिस्कशन में हम लोग 2 इशू डिस्कस कर रहे हैं जी। पहला इशू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से आपने अपनी डिबेट शुरू की, टाउट्स इन लीगल प्रोफेशन एंड द डैमेज विच दे आर डूइंग टू द सिस्टम। आई थिंक ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है एंड शुड बी डेल्ट विद एन आयरन हैंड। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको डील करने के लिए जो सरकार अमेंडमेंट लेकर आई है, क्या उस अमेंडमेंट से जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं, क्या हम उसको कर पाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि ये ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सेक्शन 36 जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 का हम जिसको एज इट इज एडवोकेट एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उस पे शायद और विचार करने की आवश्यकता थी। और जैसा कि आपने कहा, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एम्पावर करने की जरूरत थी। जस्टिस भंवर सिंह ने एक बात कही कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस या सेशन जजेस हैं वो कोर्ट के मामले में ऑर्डर पास करेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या रेवेन्यू कोर्ट है वो अपने बारे में ऑर्डर पास करेंगी। मेरा ऐसा मानना है कि प्रोबेबली इस तरह का डिवीजन जो कानून लाया जा रहा है उसमें कहीं भी सजेस्टेड नहीं है, लेकिन इस पे विचार करने की आवश्यकता थी जिस पर विचार नहीं किया गया। तो मैं समझता हूं कि अमेंडमेंट पे और विचार की जरूरत है। और अगर आप वाकई में ही टाउट्स के मामले में कुछ बात करना चाहते हैं तो टाउट्स को, ताकि वो लीगल प्रोफेशन में आकर जनता को मिसगाइड ना करें और लिटिगेंट जो है उनको मिसगाइड ना करें, उन पे कंट्रोल करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाज अ प्रॉपर बॉडी टू बी एम्पावर्ड। क्योंकि 1961 में जब लाया गया है तो उसके बाद लीगल एजुकेशन और लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने की सारी पावर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई है। तो उसमें दूसरे लोगों को पावर देना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। तो प्रोबेबली जिस तरह का एप्रीहेंशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं
में भी एक वेरी एप्रीहेंशन हो सकता है। और उसको दूर करने के लिए और जनता में अगर हमें वाकई में कॉन्फिडेंस जगाना है कि टाउट जो है वो लीगल प्रोफेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे या वो लोगों को, लिटिगेंट को मिसगाइड नहीं करेंगे, ये पावर अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी जाती तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए कुमार मुकेश भी इस पर कुछ बोलना चाहते हैं। कुमार मुकेश जी, आपकी प्रतिक्रिया लूं इससे पहले मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि जब हम इस एक्ट को देखते हैं तो इसमें अनैतिक काम काज के लिए कार्रवाई का प्रावधान है। आरोप लगाकर सूची तक प्रकाशित की जा सकती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। अब अगर जब सूची की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आत्मसम्मान, कई लोगों का आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकता है, बदनामी हो सकती है। ऐसे में आपको लगता है कि आरोपी के हितों की रक्षा कहीं पर भी इस पूरे एक्ट में आपको दिख रहा है? कैसे होगी आरोपी के हितों की रक्षा? कानून बनने के बाद उसका दुरुपयोग और उपयोग दोनों की संभावनाएं रहती हैं जी। आप ये नहीं कह सकते, सिरे से खारिज नहीं कर सकते किसी चीज को कि उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है इसमें। लेकिन ये व्यवस्था दी गई है कि जब तक कि साक्ष्य नहीं होगा, किसी व्यक्ति को केवल इसी कारण से कि कह देना ये दलाल है वो काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ पे व्यवस्था दी गई है, जिला संघ के लिए भी, बार एसोसिएशन के द्वारा भी व्यवस्था दी गई है, और उच्च न्यायालय से लेके नीचे के अदालतों के लिए भी, और राजस्व अधिकारियों को भी व्यवस्था दी गई है इसमें कि किस तरीके से, और जिस व्यक्ति को दलाल घोषित किया जाएगा प्रकाशन से पहले उसे एक अवसर दिया जाएगा कि आपके खिलाफ ये साक्ष्य हैं, आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने का नोटिस दिया जा रहा है, आप इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, इस संबंध में आप। जब तक कि संघ या फिर जो न्यायालय की जो समिति बनेगी, समिति है, वो जब तक इस ये निर्णय नहीं लेगी ये व्यक्ति के खिलाफ, अमुक व्यक्ति के खिलाफ में ये साक्ष्य उपस्थित हैं, जब तक साक्ष्य के बिना तो किसी को भी कोई भी दोषी घोषित नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, और आपके इस बात पर मुरारी जी अपनी रिएक्शन देना, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मुरारी जी, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि इसमें पहले दोष सिद्धि के लिए कहा जाएगा कि किस तरह से दोष है कि नहीं उसके वो सफाई दें। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो प्रस्तावित कानून है, ये एक तरह से प्रस्तावित कानून में जो दलालों पर कार्रवाई के दौरान बार काउंसिल दरकिनार होगा, ये हमने इसमें भी देखा, क्योंकि कमेटी अलग होगी, कोई अलग कमेटी इस पर वो करेगी, जांच करेगी। अब एक तरह से बार काउंसिल फिर महज रबर स्टैंप है। दोष सिद्धि के प्रक्रिया के प्रशासन द्वारा शुरू किया जाएगा, जांच कमेटी रिपोर्ट देगी और काउंसिल महज उस पर सहमति देगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके बहाने बार काउंसिल को कहीं न कहीं कमजोर किया गया है? जो व्यक्ति बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं है, इनरोल्ड नहीं है, जो वकालत का लाइसेंस नहीं ले रखा है, उसके ऊपर बार काउंसिल का प्रभाव नहीं होता है पहले भी, क्योंकि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है उसके ऊपर। वहां पर फिर अगर कोई आदमी किसी तरह का कोई फ्रॉड कर रहा है कोर्ट के अंदर भी, तो वहां एक क्रिमिनल आईपीसी का पिनल एक्शन वहां पर अट्रैक्ट होता है, तो वहां पर इमीडिएटली पुलिस आ जाती है पिक्चर में। हर एक कोर्ट के अंदर आपको एक पुलिस पोस्ट, एक थाना मिलेगा। इसलिए मिलता है कि कोर्ट के अंदर भी जो ऑफेंसेस होते हैं, वहां का जो ऑफेंस हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो बार काउंसिल उसके ऑफेंस को ट्राई करेगी। बार काउंसिल का बड़ा लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है कि वकील ने अगर जेन्युइन जो लाइसेंस ले रखा है एडवोकेट, उसने अगर अपने किसी क्लाइंट के साथ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, तो वहां बार काउंसिल पिक्चर में आती है। तो इस तरह के केसेज में पहले भी बार काउंसिल नहीं थी और आज भी नहीं है, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि वो वहाँ क्रिमिनल एक्शन की जरूरत है, वहाँ अरेस्टिंग की जरूरत है,
वहाँ पर चार्जशीट फाइल करने की जरूरत है, वहाँ एविडेंस होगा, कोर्ट में चार्जशीट जाने के बाद वहाँ गवाही होगी, तो वहाँ बार काउंसिल के स्टेटस पर इसका जी पर सवाल वहाँ तब उठने लगता है मुरारी जी कि जब अगर कोई ऐसा भी टाउट कहा जाए जो वकील ही हो और जो बार काउंसिल ने जिसको लाइसेंस दिया हो, तब जरूर सवाल उठेगा। हमारे पास विभिन्न बार से रिएक्शंस आ रहे हैं, तमाम अलग अलग एडवोकेट्स अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस एक्ट पर। पूरे देश से हमने उनकी प्रतिक्रिया मंगाई है, आपके सामने जरूर रखेंगे और उसके बाद इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कुछ सवाल और उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहले आप ये प्रतिक्रिया देखिए। किसी व्यक्ति से रंजिश रखते हैं या कोई व्यक्ति इनके हिसाब से काम नहीं करता है तो उसको ये अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। अगर जो व्यक्ति इनके कहने के हिसाब से काम नहीं करेगा उनको उस व्यक्ति को समाज में बदनाम करने का जो अधिकार दिया जा रहा है वो अधिकार नितांत रूप से गलत है। उन्होंने एक ऐसा बिल लाने जा रहे हैं या इसको संशोधन इस तरह करने जा रहे हैं जो बहुत निंदनीय है। कारण क्या है कि दलाल शब्द क्या होता है, दलाल शब्द क्या होता है? दलाल का तो कोर्ट में कोई काम ही नहीं है। दलाल कौन कहलाएगा जजों के, वकीलों के और क्लाइंटों के बीच में? और अगर न्याय का काम करती है तो जज और वकील और क्लाइंटों के लिए न्याय का काम करते हैं। और जहां तक सरकार का मानना है, सरकार केवल वकीलों को एक दलाल बताना चाहती है। जो एक पवित्र व्यवसाय ही पवित्र है, उस अधिनियम में दलाल शब्द जोड़ना ही उसकी मंशा को दूषित करता है। दलाल की परिभाषा पहले सरकार स्वयं पढ़ ले कि दलाल की परिभाषा क्या होती है। अधिवक्ता ने कभी किसी की दलाली नहीं की है, यहाँ तक कि सरकार की भी दलाली अधिवक्ता नहीं करता है। अगर आप दलालों की संख्या में कमी कर रहे हैं या दलालों पे आप अंकुश लगा रहे हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता उसी से बहाल होगी। अभी जो प्रस्तावित कानून है जो आने वाला है उसमें भी यदि पब्लिक जागरूक हो जाएगी तो लगाम लगेगा। ऐसे भी पहले भी जो कानून, पहले वाला कानून भी जो लचर नहीं है, समय लगता है जिसके कारण बहुत सारे जो निर्दोष व्यक्ति है वो बच जाते हैं। होता क्या कि जो जानकार अधिवक्ता हैं तो दलाल लोग क्या करते हैं कि उनका फीस ज्यादा होने के कारण या कुछ भी कारण फीस कम भी लेते हैं तो भी उनके पास न जाकर जो जिनको नॉलेज नहीं है ज्यादा लोग का, उनके पास क्लाइंट को लेकर जाते हैं और उनसे पैसा निचोड़ने का काम करते हैं। विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं हैं और इन्हीं प्रतिक्रियाओं से कई सवाल भी उठे हैं और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं। जस्टिस भंवर सिंह के पास चलते हैं। जस्टिस भंवर सिंह, जब ये तमाम प्रतिक्रियाएं हमने देखी हैं, हमने कुछ ही प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं, लगभग एपीएन ने पूरे भारत में इस मसले को लेकर सर्वे किया है और सभी बार से हजारों की तादाद में हमें रिएक्शंस आई हैं। ये तो कुछ सैंपल्स हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें एक डर है हर तरफ कि एक तो एक इस तरह की नाराजगी है कि जजेज और वकील, जहां पर एक सम्मानित पेशा है, यहां पर दलाल शब्द की एंट्री ही कराना अपने आप में एक अपमान सूचक है। ये पूरे इस प्रोफेशन को लेकर न्याय मंदिर के अंदर दलाल भी घूमते हैं, ये अपमान सूचक लग रहा है पहला। लेकिन उसके साथ साथ एक डर वकीलों के अंदर है कि जो वकील अब विरोधी स्टैंड लेगा सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ, चाहे सरकार अब किसी की भी हो, उसकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं क्योंकि ये पूरा तंत्र सरकार के हाथ में चला जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, यदि किसी कानून को बिल्कुल ही मिसयूज किया जाए तो वो बात तो वाकई दुरुपयोग वाली होगी ही। और बहुत सारे कानून ऐसे हुए, जैसे डाउरी एक्ट हुआ, उसमें कितना मिसयूज हुआ, लोगों ने झूठे केसेस दायर किए। कहीं बहू ने एक सुसाइड कर लिया तो दोष सुसाइड किसी और वजह से किया, अपने प्री मैरिटल अफेयर्स की वजह से किया, इस शादी को नहीं चाहते थे उसके खिलाफ किया, मगर दोष गढ़ दिया जाता है कि जो है सास ससुर ने और हस्बैंड ने मिलकर उनकी हत्या कर दी या उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये मिसयूज हुआ। एक एक्ट आया था, यूपी में आया था, शेड्यूल कास्ट का एक्ट, उसका जो है बहुत मिसयूज हुआ। उसमें ये था कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का विक्टिम है तो उसके लिए एक जो तंत्र है उसकी दूसरी प्रक्रिया होगी। और उसमें बहुत सारे, जैसे 376 के केसेस में जो है तुरंत
विक्टिम को जो है 25,000 रुपीज FIR दर्ज होते ही दे दिया जाएगा। उसका दुरुपयोग बड़ा लार्ज स्केल पे हुआ, फिर उसको बदलना पड़ा और डावरी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भी जब तक जो है पूरी एविडेंस की जांच पड़ताल ना की जाए तब तक गिरफ्तार ना किया जाए। इसलिए आज की डेट में पुलिस जो है बड़ी सतर्क रहती है, सास ससुर को तो ज्यादातर केसेस में छोड़ ही देती है। तो अगर हम इस एक्ट की बात करें, दलालों वाले एक्ट की, इसमें जो डिस्कशन चल रहा है, जो डिबेट चल रही है, उसमें मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये लग रहा है कि शायद वकीलों को ऐसा कहा जाने की कोशिश है कि वो भी दलाली करते हैं। मेरे जहन में बहुत रादर बिल्कुल ही नहीं कोई ऐसा केस आया जिसमें दलाली किसी वकील ने की हो। और ये दलाल तो केवल मुंशी टाइप लोग होते हैं जो लॉ पढ़े भी नहीं होते हैं, या लॉ पढ़े हैं तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और या दूसरे किसी पेशे के होते हैं जो जजिस से, एडवोकेट से दोस्ती भी कर लेते हैं, वो दलाली करते हैं। तो ये जो नॉन एडवोकेट्स हैं, यदि कोई एडवोकेट ऐसी बात करता है तो उसके लिए बार काउंसिल, जैसा तिवारी जी ने कहा, बार काउंसिल है ही, उसके तो लिए जो जांच है बार काउंसिल करेगी और उसका बड़ा एक अच्छी प्रक्रिया है उसकी। उसमें बहुत सारे मैंने देखा है जो लोग, जो एडवोकेट्स मिसकॉन्डक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यादा होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। बार काउंसिल उनका साल का, 6 महीने का उनका लाइसेंस रद्द कर देती है और उनकी कोर्ट में एंट्री भी बैन कर देती है। परंतु जो नॉन एडवोकेट्स हैं उनके लिए ये लगाम जरूर कसेगा, और जो नॉन एडवोकेट्स हैं उनके लिए कोई मिसयूज की ऐसी बात नहीं है। अगर कोई वाकई बिल्कुल दलाली कर ही नहीं रहा तो क्यों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्यों सिविल कोर्ट, क्यों डिस्ट्रिक्ट जज या क्यों हाई कोर्ट उनको जो है अपने अंडर में लेने की कोशिश करेंगे, या उनकी खिलाफत करने की कोशिश करेंगे, या उनका नाम झूठा डालने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोग इस बहस में ये जरूर रखें कि ये बहस नॉन एडवोकेट्स दलालों की हो रही है। लेकिन सर एक्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि टाउट्स मीन्स नॉन क्वालिफाइड एम्प्लॉयज या पर्सन्स हु इज वर्किंग इन कोर्ट, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। वहाँ केवल एक शब्द दिया गया है टाउट, चाहे वो वकालत की डिग्री रखे नहीं रखे। इसलिए शायद ये आशंकाएं वकीलों के अंदर ज्यादा जग रही हैं कि मैं अगर एक वकील हूं और मैं वहां प्रैक्टिस करने गई हूं, आप कोई भी आरोप लगा सकते हैं शायद, अगर मैंने कुछ मैं सूट नहीं करती सिस्टम को तो, और तब इसलिए शायद, क्या आपको लगता है कि एक्ट में फिर इसे बहुत कैटेगोरिकली स्पष्ट कर देने की जरूरत है? हाँ, ये जो अगर आशंका वाकई स्ट्रांग है, यदि ज्यादातर एडवोकेट समुदाय में ऐसी आशंका है तो उसे क्लैरिफाई कर देने में कोई हर्ज नहीं है कि ये वो टाउट्स होंगे जो नॉन एडवोकेट्स होंगे, और यदि कोई एडवोकेट्स के खिलाफ टाउट होने की ऐसी वो मिलती है तो वो बार काउंसिल डील करेगी, उस पे किसी का आधिपत्य नहीं होगा। तो इसमें क्लैरिफाई यदि हो जाए, गवर्नमेंट की तरफ से अमेंडमेंट आ जाए या एग्जीक्यूटिव उसमें जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाए एक्ट बनने के बाद, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसी आशंका को दूर कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ मल्होत्रा जी भी है। मल्होत्रा जी, जब सर ने ये क्लियर किया कि टाउट किस तरह के होने चाहिए, जो आमतौर पर एक छवि बनी है, बांग्लादेश में टाउट्स एक्ट है और नया संशोधन जो है विधेयक कई मामलों में इससे मिलता जुलता सा है, कहा जा रहा है कि इससे प्रेरित भी है। इसमें अगर हम देखें तो बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक्ट के तहत नियम बना सकता है और जिससे सरकार को मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। क्या ये मॉडल यहाँ पर लागू होगा? हालांकि क्लर्क मुख्तार को भी इसमें लाइसेंस लेना होता है, तो क्या वरना वे टाउट घोषित हो जाते हैं। यानी कि अब एक और थिन लाइन इसमें आ जाती है कि अगर जिस दिन उसने लाइसेंस ले लिया या अगर वो ऐसी जा रहा है तो वो टाउट है। तो क्या यहाँ पर भी वो लोग जो कि लॉ की डिग्री नहीं ले रहे पर वो काम कर रहे हैं, मुंशी हैं या क्लर्क हैं, इनको भी लाइसेंस लेने की जरूरत है? क्या इस तरह की व्यवस्था अब बनानी चाहिए इस देश में भी? राजश्री, जब एंकर आप जैसा सीनियर जर्नलिस्ट और कानून का ज्ञाता भी होता है
तो हमारे जैसे जो कानून के विद्यार्थी हैं, मैं समझता हूँ उनका काम और अधिक आसान हो जाता है सर, जब हमें ये पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं जस्टिस भंवर सिंह जी के पॉइंट के ऊपर आऊंगा, जहां उन्होंने बात की कि जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें आपने टाउट की डेफिनेशन क्या दी है जी। टाउट की डेफिनेशन जो नया प्रावधान लाया जा रहा है उसमें वो डिस्टिंग्विश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कानून एडवोकेट के बीच में और नॉन एडवोकेट के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करता है। प्रॉब्ली वो डिस्टिंक्शन लाने की जरूरत थी। अगर वो डिस्टिंक्शन नहीं लाई गई है तो एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो एडवोकेट नहीं है तो जो अथॉरिटीज सेक्शन 45A में प्रेस्क्राइब की जा रही हैं नॉन एडवोकेट के अगेंस्ट में, वो सभी अथॉरिटीज उस नॉन एडवोकेट के अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकती हैं। और अगर वो एडवोकेट है तो उन अथॉरिटीज के अलावा अंडर द एडवोकेट एक्ट ऑल्सो द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो टेक एक्शन। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो एडवोकेट टाउट का काम कर रहा है तो उसके खिलाफ दो कार्रवाई हो सकती है। एक एज ए टाउट, उसके ऊपर पनिशमेंट हो सकता है। दूसरा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकती है। और अगर वो एडवोकेट नहीं है तो जो अथॉरिटीज, वेदर इट इज ए डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ए रेवेन्यू ऑफिसर और द कलेक्टर, अगर वो लोग हैं वो कार्रवाई करेंगे, वो नॉन एडवोकेट के खिलाफ कर सकते हैं। और अगर वो दोषी पाया जाता है इंक्वायरी के बाद में तो जो सजा इसमें प्रेस्क्राइब की गई है वो सजा उस व्यक्ति के ऊपर जो नॉन एडवोकेट है उसको दी जा सकती है। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर कानून की बात करूं, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये कोई नया कानून नहीं है। इसको पहले एडवोकेट एक्ट में नहीं लाया गया, लेकिन जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट ऑफ 1879 है उसके बाकी सारे प्रावधान तो 61 के एक्ट में लाए गए, लेकिन इसको बाहर रखा गया। और उसका मेन कारण ये भी हो सकता है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, क्योंकि टाउट कैन बी ए नॉन एडवोकेट ऑल्सो, और एडवोकेट एक्ट में आप सिर्फ एडवोकेट से डील कर रहे हैं, और यहाँ क्योंकि आप नॉन एडवोकेट से भी डील कर रहे थे इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। आज जब कर रहे हैं उसको इंक्लूड, तो शायद इस विषय पे विचार करना चाहिए था, ताकि भंवर सिंह जी ने जैसा एक इशू उठाया है उस इशू को भी ध्यान में रख के उसमें फर्दर कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, एक क्लैरिटी भी मिल सके इसको, क्योंकि आप अगर एडवोकेट एक्ट लेके आ रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि एडवोकेट से ही रिलेटेड ये चीजें हैं, न कि लीगल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड है। लेकिन वहां पर जैसे मैंने जो ये सवाल रखा कि अगर मान लीजिए कि एक्ट आ भी जाता है और ये एक्ट हमने ये भी मान लिया कि ये न्यायपालिका की और न्याय व्यवस्था के को और अच्छा और सुचारू बनाने के लिए है, तो क्या आपको लगता है कि एक मंत्रालय में रहने की वजह से, क्या मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये भी एक उपाय है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए भी लाइसेंस जारी किया जाए, ताकि इस पूरे सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए और टाउट्स की एंट्री ही बंद कर दी जाए? क्या आपको लगता है कि जैसे बांग्लादेश की तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए? जी, मैं समझता हूं कि जो एडवोकेट्स के लीगल असिस्टेंट्स होते हैं उनके लिए भी कानून लाने के लिए बहुत समय से विचार हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है इसका कारण कि अभी तक इस तरह का कानून क्यों नहीं लाया गया जो कि एडवोकेट्स को लीगल असिस्टेंस या लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी मदद करते हैं, जिन्हें हम कोर्ट क्लार्क भी कहते हैं, क्लार्क एडवोकेट से क्लार्क कहते हैं। उनके लिए एक कानून लाने की आवश्यकता है ताकि उनके कंडक्ट को भी रेगुलर किया जा सके। और अगर हम उनके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए इस तरह का कानून लाते हैं तो जो टाउट की समस्या आज हम देश के अंदर फेस कर रहे हैं उसको हमें डील करने में और आसानी होगी और मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, और आपकी इस बात को सुनते हुए विवेक सुब्बा रेड्डी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलोर के। जैसा कि हमने बताया कि वकीलों के अंदर भी बहुत तरीके की प्रतिक्रियाएं और डर भी है। विवेक, इस पूरे विधेयक को जिस तरह से देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि वकीलों के खिलाफ ये जा रहा है, वकील समुदाय पर इसका प्रभाव पड़ेगा? अगर हाँ, तो वकील समुदाय किस तरह से तैयार है? क्या आप लोगों की रिएक्शंस हैं? किस तरह से आप चाहते हैं कि इस एक्ट में संशोधन करने की जरूरत है, नई चीजों को डालने की जरूरत है? Firstly, I think since a long period of time, India has had this culture of middlemen pulling people to courts. Yeah. If you look at how it was, how justice was administered in the villages, ultimately there would be villagers who would have instigated their own villagemen to initiate cases and litigate, though they were unwilling.
I think this tout culture, the court bird culture, must end, and therefore this legislation is welcome. And apart from that, whether this will interfere with the course and administration of justice, well, we will have to see and analyze the act in the bill. Yeah. I think that the bill that is proposed to be introduced, I think that it is essential that Lakshman Rekha be drawn, and interference with the judiciary or judicial functions or the functions of an advocate are clearly beyond the interference of the executive or by any legislative act. These issues have to be carefully addressed, gone into, and it is essential that this bill safeguards the interests of advocates and interests of administration of justice. We also feel that if there has to be a reform, there should be reform in the line of protecting advocates, giving them more freedom to argue their cases and to propound their points of law. And judges also must allow bold and fearless advocacy. I think this culture must be initiated in India, and I hope that apart from this bill, the judges themselves will allow advocates that freedom to vociferously advance their case. बिल्कुल। और मैं बदवार साहब को, जैसे आपने सेफ गार्ड की बात की, विवेक बदवार साहब आपको लाना चाहूंगी इस पूरे बातचीत में। सेफ गार्ड की जब बात हम करते हैं, देश और विदेश दोनों ही जुडिशियल सिस्टम को आपने देखा है, विदेशों के बार काउंसिल में किस तरह की प्रक्रिया आपने देखी है? वहाँ पर भी टाउट्स की समस्या है, हम सभी जानते हैं। वहाँ पर किस तरह से प्रक्रिया अपनाई गई है कि आरोपी के साथ भेदभाव भी ना हो और जुडिशियल सिस्टम भी बहुत ईमानदारी के साथ काम कर सके? आपको एक टाउट डिक्लेयर करने से पहले आपको एक रीजनेबल चांस दिया जाता है कि जिसमें आप रजिस्ट्रार को समझाएंगे कि क्यों आपके खिलाफ ये गलत इल्जाम लगा हुआ है। मगर अगर ये इल्जाम अगर प्रूव होता है और इसमें हियरिंग्स होती है, इसमें आपको बार काउंसिल के सामने या बार एसोसिएशन के सामने बैठ के अपनी सफाई रख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि दुश्मनी की वजह से हमें डिक्लेयर किया गया है। तो इसमें सेफ गार्ड्स हैं, बहुत सारे सेफ गार्ड्स हैं। ना तो आप किसी को भी टाउट डिक्लेयर कर देंगे, किसी को कहेंगे भाई ये आदमी जो टाउट है और इसकी तो हम कोर्ट में एंट्री बंद कर देंगे। कल कोई आर्गुमेंट हो रही हो, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस की आर्गुमेंट, एक संविधान के प्रति कोई आर्गुमेंट हो रही हो और एक टाउट का आप पे एक काला धब्बा लग जाए और उसकी वजह से आपकी कोर्ट में अगली बार कोर्ट में एंट्री बंद हो जाए, तो आपकी अभिव्यक्ति। तो वहाँ पहचान कैसे होती है? पहचान की क्या प्रक्रिया है बदवार साहब? जैसे आपने बताया कि टाउट, तो पहचान की प्रक्रिया क्या है? जी, कोर्ट सिस्टम पे जुडिशरी, तो जो बार काउंसिल की जो रोल है उसमें सबसे अधिक भूमिका उनकी होनी चाहिए जी, कि रबर स्टैम्प नहीं होना चाहिए। उनको हर प्रोसेस में शामिल होना चाहिए। जो बाहर के जो बार काउंसिल है, जो टाउट्स बिफोर एनीवन इज डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्राटा in court or forbidden to enter court premises, तो उसमें जितने भी लोकल काउंसिल्स और एसोसिएशंस हैं, उनकी भूमिका हर स्टेज पे रहती है कि someone is given a fair hearing, कि उससे पहले ये ना हो जाए कि ये या तो कोर्ट का डिसीजन रहे सिर्फ बिना किसी बहस के, और या किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल का डिसीजन रहे। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये इसके कंट्रोल ये सिर्फ पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए। इसमें जो भागीदारी होनी चाहिए वो लॉ प्रोफेशन की भागीदारी होनी चाहिए और इक्वल भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। मुरारी तिवारी, जब हम लोग बात कर रहे हैं बार काउंसिल की भूमिका की, तो ईमानदार अधिवक्ता इस प्रस्तावित कानून से प्रभावित होंगे, ऐसा डर बार बार दिखाया जा रहा है। बार काउंसिल इसको लेकर कितना अलर्ट है? दलालों और अनैतिक कार्य करने वालों पर आपने पहले तो कह दिया कि भाई जो लोग हमारे से लाइसेंस लेंगे हम उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन दलालों की समस्या है तो सही। बार काउंसिल एक ऐसी संस्था है जहां से हम उम्मीद करते हैं कि वकीलों के या फिर कोर्ट परिसर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी। किस तरह से आप इस पूरे अनैतिक कार्य करने वालों की समस्या को देखते हैं?
देखिए, अगर कोई आपके लिए क्लाइंट ला करके दे रहा है और वो आपसे बार बार कह रहा है कि सर इसका काम बढ़िया से कर दीजिए, तो वो आपको तो बड़ी खुशी हो रही है कि वो क्लाइंट ला करके दे रहा है, और जितने ही जोर से बोलता है उतने ही आपकी प्रोफेशनल चार्जेस भी बढ़ने लगते हैं, और आप को भी मजा आता है और उसको भी आनंद आ रहा है, क्लाइंट का भी काम आराम से हो रहा है जी। लेकिन उस पर आप लोग लगाम कैसे लगाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये जो दलालों की समस्या है, अगर बार काउंसिल अभी तक कहाँ सोई थी, क्यों नहीं उस पर भी वो इस तरह से जागरूक हो पाई। अब जस्टिस भंवर सिंह, आपके पास आना चाहूंगी कि आप तो बार काउंसिल की भी पूरी प्रक्रिया को बहुत पास से देखते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये बार काउंसिल एक तरह से वाकई इसलिए शायद बार काउंसिल के बारे में सरकार ने नहीं सोचा क्योंकि अभी तक ये सब चीजें हो रही थी, बार काउंसिल उस तरह से जागरूक इन तमाम समस्याओं पे नहीं रही है? जी, बार काउंसिल तो हमेशा जागरूक रही है, ऐसा नहीं रहा, मगर कभी कभी इंडिविजुअल जो है परसेप्शंस कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसपे एक आशंका हो जाती है। मगर मेरे ख्याल से बार काउंसिल का रोल अच्छा रहता है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक अलग से बॉडी है, मगर जो जांच की प्रक्रिया है वो केवल स्टेट बार काउंसिल ही करती हैं। और आप अगर देखेंगे, मुरारी जी तो खुद ही इतने पावरफुल आदमी हैं, इतना इनका प्रभाव है, मैंने इनका ऑरा भी देखा है कि ज्यादातर लोग जो है शिकंजे में आ जाते हैं। और बार काउंसिल की जो कमेटीज होती हैं, जांच कमेटी होती हैं, वो अपने ऐसे एडवोकेट्स को कि जो कोई अनैतिकता का काम करते हैं तो उनके खिलाफ खूब कार्रवाई होती है, सब स्टेट्स में होती है। यूपी में मैंने बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स को देखा है जिनके खिलाफ जो है बार काउंसिल ने स्वयं कार्रवाई की है। बिल्कुल। जी मल्होत्रा जी, क्या सरकार के पास भी इस तरह की कभी कोई शिकायत आई और उस पर कोई कार्रवाई हुई, कोई आपकी याद में कोई बात हो? और क्योंकि वहां से शायद हमें ये लीड मिले कि जो चीजें छूट गई हैं उसको कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। जी, मेरा ऐसा मानना है कि जैसा आपने अभी कहा कि प्रोबेबली एक रीजन ये भी हो सकता है कि बार काउंसिल को इन सब मामलों में जितना इफेक्टिव होना चाहिए था, प्रोबेबली सरकार की नजरों में बार काउंसिल उतनी इफेक्टिव नहीं दिखी, इसलिए सरकार ने इस प्रोविजन को रिव्यू करने के बजाय, क्योंकि उनको एक प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से पहले वाला कानून रद्द करना था और उसको नए कानून में डालना था, इसलिए उन प्रावधानों को बिना रिव्यू किए हुए उन प्रावधानों को, ताकि टाउट की प्रैक्टिसेस को लेकर के जो एग्जिस्टिंग कानून है वो खत्म ना हो और वो कंटिन्यू रहे, उसको नए कानून के अंदर 61 के एक्ट में लेके आए। लेकिन शायद उस समय एक विचार जो सामने आना चाहिए था, अगेन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं कह रहा हूँ कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स among the three organs of the government. लेकिन जब इंडिपेंडेंस के बाद में there is a concept of separation of power in the three organs of the government, तो जो पावर अभी रेवेन्यू ऑफिसर्स को और कलेक्टर्स को एज इट इज दे दी गई है विद रिगार्ड टू डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर द एडवोकेट्स एक्ट, प्रोबेबली वो ठीक नहीं रहेगा, उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ अभी भी बिल जो है, क्योंकि वो लोकसभा में पेंडिंग है, अगर इस पे विचार करके लोकसभा कुछ संशोधन सजेस्ट करती है, उस संशोधन के साथ बिल दोबारा से राज्यसभा में जा सकता है, ताकि जो एडवोकेट्स का एप्रीहेंशन है उसके बारे में भी जो है ध्यान किया जा सके, और प्रोबेबली जिस तरह के एप्रीहेंशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे दूर किए जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं कि जो इस एक्ट को लाने के पीछे की मंशा है, वो जो सामने दिख रही है वो ये है, सरकार बार बार इसीलिए कह रही है कि चूंकि हम न्याय व्यवस्था को बिल्कुल स्वच्छ और सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, इसलिए इन दलालों की भूमिका को खत्म करना चाहते हैं और जो भी दलाल रहेगा उसके पीछे हम उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से इस एक्ट को लाया गया है उसे बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि पुरानी ही बात को दोहराया गया, पर दोहराने में भी बहुत सारी गलतियां कर दी गई हैं, क्योंकि इस एक्ट में बहुत सारी चीजें अभी भी स्पष्ट नहीं हो रही हैं। इसलिए वकीलों के अंदर तमाम आशंकाएं हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे इस बातचीत के बाद, हमारे इस कार्यक्रम के बाद बहुत सारी आशंकाएं जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो वकील देख रहे हैं,
उन सबों के मन से ये आशंकाएं दूर होंगी, या फिर सरकार इस एक्ट में वो तमाम जो ज़रूरी परिवर्तन है वो कर पाएगी ताकि वकीलों के अंदर के डर को निकाला जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से दलालों की भूमिका को ख़त्म किया जाए। लेकिन जब भी हम किसी को दलाल घोषित कर रहे हैं या किसी को भी अगर हम इस सिस्टम से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया बिल्कुल स्वच्छ और साफ होनी चाहिए, किसी भी तरीके के राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। एडवोकेट्स एक्ट का फिलहाल का जो प्रारूप है वो हमें कई तरह के सवाल दे रहा है। इन सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है। हम उम्मीद करेंगे कि इन सवालों का जवाब जब ये एक्ट पेश हो रहा होगा फाइनली तब मिल चुका होगा और अगर जरूरत पड़े तो वापस इसको राज्यसभा में पास कराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इंडिया लीगल में आज इतना ही। अगले हफ्ते एक और गंभीर विषय के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक नमस्कार।